नमस्कार दोस्तों, आज से 33 साल पहले भारत आर्थिक संकट में था। 1991 में भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बस इतना ही बचा था कि 20 दिन तक चलाने लायक पैसे थे। तो कौन थे वे महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे भारत को इस आर्थिक संकट से बाहर निकाला। 1991 में आर्थिक संकट ने भारत को गहरे संकट में डाल दिया था। उद्योग में गिरावट, बेरोजगारी बढ़ गई थी, हर तरफ भूखमरी थी और लोग अपनी जीवन यात्रा में संघर्ष कर रहे थे। उस समय भारत का इन्फ्लेशन रेट 13.7% तक बढ़ गया था, जिसका मतलब देश में महंगाई आसमान छूने लगी और विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसमें बस 100 करोड़ रुपए बचे थे, जिसमें सिर्फ 3 हफ्तों का तेल और खाने का सामान ला सकते थे। भारत दुनिया का सबसे कर्ज लेने वाला देश की लिस्ट में 3 नंबर पर था और भारत के ऊपर 72 अरब डॉलर कर्ज था। और क्या था 1991 का आर्थिक संकट, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत इस खराब स्थिति में क्यों था? हमारा भारत जब आजाद हुआ तब पहले से ही भारत में एक कंपनी के नीचे हम भारतवासी गुलामी की जिंदगी जी चुके थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि भारत को डर था कि कोई विदेशी कंपनी भारत में फिर से ना आए। भारत गंभीर स्थिति से गुजर रहा था। भारत के लोगों के पास इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ फैक्ट्री थी जो सरकार को ही खोलनी पड़ती थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और स्टील। भारत में फैक्ट्री खोलना बहुत मुश्किल था। करप्शन के कारण और लाइसेंस बनाने में वक्त ज़्यादा लगता था। भारत सरकार की यही कोशिश थी कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा महत्व दे। 1985 के बाद हमारा भारत का सपोर्टर रशिया, उस वक्त उसे USSR कहा जाता था, जो 15 नेशन का यूनियन था। यह यूनियन बिखर गया और रशिया 15 नेशन में डिवाइड हो गया। उस कारण भारत और रशिया की बॉन्डिंग कुछ समय के लिए टूट गई। इस कारण भी भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ा। इसके कुछ साल के बाद गल्फ युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में 32 नेशन शामिल थे। गल्फ नेशन से ही भारत में तेल आता था। उस युद्ध के बाद तेल की कीमत बढ़ गई। उस वक्त भारत को पेट्रोलियम का बिल 2 अरब डॉलर देने पड़ते थे। गल्फ युद्ध के बाद बिल 2 गुना ज़्यादा हो गया, यानी 5 अरब डॉलर हो गया। इसके परिणाम भारत के व्यापार पर पड़ा और विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया और गल्फ देश में भारत के काम करने वालों की इनकम पर भी असर पड़ा। भारत की हालत ये हो गई थी कि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2500 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज बचा था। यही नहीं, भारत राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा था। 1989 में आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन वो बहुमत से पीछे थे और कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के बाद जनता दल को ज़्यादा सीटें मिली थी। उस समय जनता दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। उस सरकार के दौर में जाति और धर्म को लेकर दंगे हो रहे थे। इस कारण बीजेपी ने जनता दल से अपना गठबंधन समर्थन वापस ले लिया। जनता दल की सरकार गिर गई। मई महीना 1991 आम चुनाव होने तक चंद्रशेखर की सरकार थी। 21 मई 1991 में LTTE द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद हालात और गंभीर हो गए। NRI निवेश पैसा वापस खींचने लगे, क्योंकि भारत के पास उन्हें वापस करने के लिए डॉलर नहीं थे। तेल की कीमत ऊंचाई पर चली गई। भारत ने खर्च को रोका, बैंकों ने ब्याज दर को बढ़ा दिया। इस गंभीर हालात के बाद सरकार ने IMF के पास से 1.27 बिलियन का लोन लिया। हालात तब भी वैसे ही थे। तेल की कीमत ऊंचाई पर थी। भारत को हर महीने तेल आयात करने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते थे। इस कारण चंद्रशेखर सरकार ने 47 टन सोना विदेश में गिरवी रख दिया और इस कारण हमारा भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ा। फिर लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव बने। भारत की गंभीर हालात देखते हुए PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते ही अगले दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि सच में देश का इतना बुरा हाल है? कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि इससे भी बुरा हाल है। हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज बचा है, जिससे हम तेल और खाने का सामान ही आयात कर सकते हैं। यह सुनते ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तुरंत डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया, जो पहले RBI के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री की गद्दी सौंपी और कहा कि अब देश को बचाना आपके हाथों में है। मनमोहन सिंह ने सिर्फ 1 महीने में ही संसद में बजट पेश किया और इस बजट ने भारत को ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या था उस बजट में, हम जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप लिए गए। देश में इंपोर्ट ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट कम।
तो भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को सस्ता कर दिया और अकाउंट में पैसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया और इससे हमें 800 करोड़ रुपए मिले। और भी सोना गिरवी रखा। मनमोहन सिंह ने देश का 67 टन सोना गिरवी रखकर IMF से 2 बिलियन लोन लिया ताकि फॉरेन एक्सचेंज तुरंत बढ़ाया जाए। एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई, लाइसेंस राज को खत्म किया और बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडियन कंपनी में 51% इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दी गई। विदेशी कंपनी को भारत में बिजनेस सेटअप करने की अनुमति दी गई। बैंक्स को फ्रीडम कर दिया, बैंकों को अपना लोन इंटरेस्ट बढ़ाने की आज़ादी दी गई। नए प्राइवेट बैंक खोलने के लिए नियम आसान कर दिए। इस वस्तु का कितना उत्पादन होगा और कितने में बिकेगा इसको बाजार पर छोड़ दिया। इसके बाद टैक्सेस में बदलाव किए गए। जो टैक्स और GDP रेशो था उससे गवर्नमेंट को कम पैसे मिलते थे, तो सरकार ने तय किया कि जो ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं उनके तरफ अधिक फोकस रखा। डायरेक्ट टैक्स, जिनकी ज़्यादा कमाई उनसे ज़्यादा टैक्स लिया। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को संसद में बजट पेश किया, पॉलिसी और बदलाव के बारे में बताया। सरकार के साथ मिलकर हम बदलाव करने जा रहे हैं। बजट पेश करने के बाद बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी हुई शायरी गुनगुनाई। अदपुर से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में आतंक है। शायरी खत्म होने के बाद संसद तालियों की आवाज़ से गूंज उठा और उम्मीद जगी कि अब हमारे भारत को नए रूप में देख सकेंगे। इसके बाद देश में कैसा परिवर्तन हुआ है भी देख लेते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में नई कंपनीज ने सर्विस देना शुरू कर दिया। नए टेक्नोलॉजी के मोबाइल फ़ोन्स आए। कम्युनिकेशन, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश करने लगे। बहुत सारी फैक्ट्री ओपन हुई, नए कारोबार शुरू हुए और लोगों को रोजगार मिलने लगा। तो ये थे जो बदलाव मनमोहन सिंह ने किए और हमारे भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और बैंकरप्ट होने से बचाया। और आज मनमोहन सिंह की वजह से भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक देश है। इस कारण मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का और आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे का साथी बनना होगा और समर्थन प्रदान करना होगा। हम एक साथ जुटकर नए सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और इस संकट को हमारे विकास की दिशा में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।